दोपहर का वक्त था और आदत के अनुसार काम निपटा कर सीमा पलंग पर पसर गई। कमर सीधी करते करते ही बड़ी बहन रूबी को फोन लगाया और फिर दोनों बहनें शुरू हो गई। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ दीदी, रोज के रोज नए नए तमाशे से। बस अब बहुत हो गया। आखिर इंसान कितना सहे, सहने की भी कोई हद होती है। सीमा ने फोन पर अपनी दीदी से कहा। अरे सीमा, तू क्यों सहन करती है सास की मनमानियां? प्रताप से क्यों नहीं कहती? मैं तो तेरे जीजा से कोई बात नहीं छिपाती। हर रात सोने से पहले उनकी माँ का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती हूँ। जब तक वे मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं लगाने देती। रूबी दीदी ने अपने अनुभव बांटे। दीदी, प्रताप तो बिल्कुल अलग है। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, उल्टे मुझे ही एडजस्ट करने की नसीहत देने लगते हैं। सच दीदी, ससुराल के मामले में आप बहुत खुशहाल निकली। जीजा जी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। सीमा ने एक गहरी सांस भरी। अपने को कोसते हुए सीमा ने फोन काट दिया और फिर एसी की कूलिंग थोड़ी और बढ़ाकर चादर ओढ़कर सो गई। सीमा की प्रताप से शादी को मात्र 2 वर्ष हुए हैं। प्रताप एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। सैलरी अच्छी है। माँ बाप के साथ रहने से मकान का किराया, पानी, बिजली, राशन आदि का कोई खर्चा उसे जेब से नहीं देना पड़ता। जो भी पैसा खर्च होता है वह स्वयं और सीमा के निजी शौकों और जरूरतों पर ही होता है। शादी से पहले सीमा ने सपनों से जिंदगी की कल्पना की थी, जिसमें सिर्फ पति के साथ मौज मस्ती ही थी। उसके सपनों की दुनिया में सास ससुर नहीं थे। कितने अरमानों के साथ सीमा ने ससुराल की देहरी लांगी थी, लेकिन जब पता चला कि जनाब को अकेले रहकर शादीशुदा जिंदगी के मजे लेने का कोई शौक नहीं, तो वह बुझ सी गई। जब तक अपनी माँ के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करने की कोशिश करती, लेकिन माँ ने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और न ही कभी अलग गृहस्थी बसाने के उसके सपने को पोषित किया। ससुराल गेंदे की फूल सा होता है, कोई पंखुड़ी छोटी तो कोई बड़ी, लेकिन जब सब मिलकर आपस में गुथ जाती है तो फूल की छवि देखने लायक होती है। माँ हमेशा उसे समझाती थी, लेकिन सीमा के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। इसीलिए वह आजकल माँ से बस नबी तुली बात ही करती। हाँ, लेकिन बड़ी बहन से बिना झिझक बात करती है और उससे ससुराल से अलग घर लेकर रहने से संबंधित सलाह भी मांगती है। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया सामने वाले घर में किराए पर रहने आए दंपति अमित और निशा ने। अमित भी प्रताप की तरह एक कंपनी में जॉब करता है, लेकिन निशा का ढस्का तो देखो, कभी जीन्स, कभी शॉर्ट्स, तो कभी और दिल जलाने वाली वेस्टर्न पोशाक। सीमा देखती तो कलेजे पर सांप लुट जाता। ऊपर से स्टाइलिश हेयर कट और मेकअप से पुता चेहरा सीमा के दिलो दिमाग में हलचल मचाए रहता। क्या जिंदगी है, इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे लूटना। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, तभी तो ये बेड़ियां मेरे पांव में डल गई। सीमा सोच सोचकर दुबली होने लगी। पेट में पचने वाली तो बात थी ही नहीं। बहन को नमक मिर्च लगाकर बताया। बहन ने सलाह दे डाली। अरे, तो बावली कुआं तेरे पास है और तू है कि प्यासी घूम रही है। निशा से दोस्ती गांठ और ले ले शाही जिंदगी जीने के नुस्खे। बस फिर क्या था। सीमा निशा से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगी। हेलो हाय से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे अतरंग होने लगी और जल्द ही दोनों घी खिचड़ी से घुल मिल गई। निशा बोली, देखो सीमा, पति नामक जीव को अपने इशारे पर नचाना हो तो लटके झटके दिखाने ही होंगे। तुम सारा दिन सूट साड़ी में लिपटी रहती हो। बेचारे प्रताप का भी मन करता होगा ना तुम्हें मॉडल से सजी धजी देखने का। कभी कुछ बोल्ड पहनो, नया ट्राई करो, फिर देखो कैसे प्रताप तुम पर लट्टू हुआ जाता है। निशा ने भी वही सलाह दे डाली जो रूबी दीदी दिया करती थी। क्या खाक पहनूं? प्रताप से पहले तो उसके माँ पापा देखेंगे, फिर जो कोहराम मचेगा उसका कि पूरा मोहल्ला फ्री में मजा लेगा। सीमा ने मुंह बनाया। फिर तो सीमा एक ही उपाय है, कोप भवन। जैसे कैकेयी ने दशरथ से अपनी शर्तें मनवाई थी, वैसे ही तुम भी कोई नाजुक सा मौका तलाश करो।
पहले ढील दो और फिर खींच लो डोरी। पतंग ना कटे तो मेरा नाम बदल देना। निशा ने मंथरा की भूमिका निभाई। सीमा मौका तलाशने लगी। समय शायद इस बार सीमा के पक्ष में ही चल रहा था। अगले ही महीने सीमा ने खुशखबरी दी कि घर में तीसरी पीढ़ी का आगमन होने वाला है। सास ने बलाएं ली, भारी काम करने से मना किया। ससुर हर समय चहकने लगे और प्रताप के तो मिजाज ही निराले लग रहे थे। पत्नी पर बादलों सा उमड़ घुमड़ कर प्यार आने लगा। दोस्तों में उठना बैठना कम हो गया। खिलौने से कमरे में जगह कम पड़ने लगी। मनुहार कर करके खिलाने पिलाने लगा। सीमा के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस हंसी खुशी के बीच कहीं न कहीं साजिशों के बीच भी अंकुरण की जगह तलाश रहे थे। 8 महीने पूरे हुए। सीमा की गोद भराई की रस्म हो गई। गर्भ का समय पूरा हुआ और सीमा ने एक नन्हे फरिश्ते को जन्म दिया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। टोकरे भर भर कर मिठाई और बधाइयों का आदान प्रदान हो रहा था। प्रताप सीमा के पास सोए बच्चे को गोद में उठाने के लिए बढ़ा तो सीमा इठलाती हुई बोली, ऐसे नहीं पतिदेव, मैंने आपको इस घर का वारिस दिया है। आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। इस अनमोल रत्न के बदले जो चाहे मांग ले रानी। प्रताप भी नौटंकी करने में कहाँ कम था। झूठ बोले कौवा काटे। देखो, सच्चे मर्द हो तो झूठे वादे मत करना। सीमा ने उसके पौरुष को ललकारा। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रताप ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और इसके साथ ही सीमा ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नन्हा परिश्ता पिता की गोद में डाल दिया। प्रताप तो उसे छूते ही निहाल हो गया। कभी उसका गाल अपने गाल से सटाता, कभी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। मुकम्मल खुश हुआ। कहो, क्या मांगती हो? प्रताप ने बच्चे के चेहरे को निहारते हुए पूछा। एक अलग दुनिया जिसमें सिर्फ हम 3 ही हों, सीमा ने सपाट स्वर में कहा। प्रताप के हाथ पांव कांप गए। क्षण भर में ही दशरथ और पुत्र वनवास का सा एहसास हो गया। बच्चे पर पकड़ ढीली पड़ने ही वाली थी कि मां ने आकर संभाल लिया। शायद उन्होंने सीमा की बात सुन भी ली थी। प्रताप आके चुराता हुआ बाहर निकल गया। बच्चे के जन्म की खुशी फीकी पड़ गई। महीना भर होने को आया। पति पत्नी की बातचीत में ठंडापन आ गया। न रूठना मनाना, न सिकवा शिकायत। मां अलग परेशान। कहीं किसी मध्य मार्ग की गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। 1 महीने बाद प्रताप ने ट्रांसफर करा लिया। सास ने सीमा को बताया कि वह पैकिंग कर ले, परसों उसे प्रताप के साथ दूसरी जगह शिफ्ट होना है। सास के वचनों पर सहसा सीमा को विश्वास नहीं हो पाया। उसने पति की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ा था। अभी तो उदास हो रहे हो सैया जी, जब खुली हवा में पंख पसारोगे तब पता चलेगा कि आसमान कितना विशाल है। सीमा ने पति की तरफ भरोसा दिलाने की गरज से देखा। 2 महीने के बेटे डुग्गू को लेकर सीमा ने अपने सपनों की दुनिया में पहला पांव रखा। नहीं नहीं, यह जमीन नहीं थी, यह तो आसमान था। सीमा की ख्वाहिशों को पंख उग गए। हम 2, हमारा एक, कल्पना करती सीमा खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। उसने पर्स एक तरफ पटका, डुग्गू को पालने में लिटाया और पूरे घर में घूम घूम कर स्वीट होम वाली फीलिंग लेने लगी। एक तरह से देखा जाए तो यह मेरा गृह प्रवेश ही है। क्यों न आज कुछ खास बनाया जाए। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सीमा ने रसोई का रुख किया। सामान खंगाला तो कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई ही थी कि डुग्गू रोने लगा। प्रताप बाथरूम में था। सीमा बच्चे को देखने की जल्दी में रसोई से बाहर लपकी तो गैस बंद करना भूल गई और जब वापस आई तो रसोई की हालत देखकर सिर पीट लिया। कढ़ाई के घी ने आग पकड़ ली थी। वह तो प्रताप ने तुरंत सिलेंडर बंद करके कढ़ाई परे फेंक दी, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। खैर, किसी तरह कच्चा पक्का पकाकर प्रताप को ऑफिस रवाना किया। दोपहर के 2 बजने को आए, लेकिन अभी तक सीमा को नहाने तक का समय नहीं मिला। जैसे ही डुग्गू की आंख लगती और सीमा बाथरूम की तरफ जाने को होती, पता नहीं कैसे शैतान को पता चल जाता और वह फिर कुनमुनाने लगता। फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। डुग्गू का पालना बाथरूम के दरवाजे सटाकर रख दिया
और आनंद फानंद 2 मग शरीर पर पानी डालकर नहाने की औपचारिकता पूरी की। फटाफट गाउन पहना और 2-4 कौर निकले। तब तक डुग्गू महाराज फिर से कुल बुलाने लगे। सीमा उसे लेकर बिस्तर पर लेट गई। दिन की पहली सीढ़ी ही पार हुई है। शाम को प्रताप लौटा तो सीमा तुड़े मुड़े गाउन में अलसाई से बैठी थी। डुग्गू अभी भी उसकी गोद में था। बच्चे को प्रताप के हाथों में थमाकर चाय बना लाई और पीते पीते दिन भर का दुखड़ा रो दिया। प्रताप ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। माँ का चमचा सीमा ने मुंह सिकोड़ा। सुनो, आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी पिज्जा खाए बहुत दिन हो गए। सीमा ने विनती की तो वह चलने के लिए तैयार हो गया। सीमा ने जी भर ओनियन, कैप्सिकम, टोमेटो पिज्जा विद डबल चीज खाए, साथ में फ्रेंच फ्राई और गार्लिक ब्रेड भी। डुग्गू थोड़ी देर तो खुश रहा, फिर परेशान करने लगा तो सीमा ने फिट करवा दिया। घर पहुंचते ही सीमा ने खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया। दिन भर की थकी हारी सीमा तुरंत ही नींद के आगोश में चली गई। प्रताप सीमा के पास आने का इंतजार करता रह गया। अभी नींद आंखों में पूरी तरह से घुली भी नहीं थी कि डुग्गू ने रंग बदलने शुरू कर दिए। आधे आधे घंटे के अंतराल पर 4 बार कपड़े गंदे कर दिए। लंगोटी बदलते बदलते सीमा का रोना छूट गया। प्रताप ने उसे दवा दे दी, लेकिन दवा भी तो असर करते करते ही करती। खैर, किसी तरह रात बीती तो डुग्गू की आंख लगी। सीमा ने भी पलकें झपक ली। आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। प्रताप ऑफिस जाने के लिए लगभग तैयार था। सुनो, तुम आज खाना बाहर से ही मंगवा लेना। सीमा अपराध बोध से घिर गई। रात की घटना से बौखलाया प्रताप बुदबुदाया। पति के ऑफिस जाते ही सीमा ने दीदी को फोन लगाया और रात का किस्सा कह सुनाया। यह तो मजे की सजा है रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बहन ने उसे छेड़ा तो सीमा कुड़कर रह गई। हो सकता है कि कल तुमने जो पिज्जा खाया वह बच्चे को हजम नहीं हुआ और रात भर परेशान रहा। यह एक और नई मुसीबत कि मन का खाओ भी नहीं। सीमा ने डुग्गू की तरफ देखा। तू एक काम करना, डुग्गू को बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दे। दीदी ने फिर सलाह दे डाली, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। सीमा ने शंका जाहिर की। अरे ओ ज्ञानी, जिन बच्चों की माँ उनके पैदा होते ही चल बसती है, वे भी तो किसी तरह से पलते होंगे ना। दूसरे दिन प्रताप के ऑफिस जाते ही सीमा फिटिंग बोतल खरीद लाई और मिशन दूध पिलाओ में जुट गई। सीमा ने जैसे तैसे करके 2 घूंट बच्चे के गले में उड़े ली और सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में डुग्गू ने उल्टी कर दी। वह खुद तो उल्टी में लिपटा ही, तकिया सहित बेड की चादर भी खराब कर दी। रोने लगा वह अलग मुसीबत। फिर भूख लग आई लगता है, सोचकर सीमा ने फिर से बोतल उसके मुंह से लगा दी। बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ और 2-3 घंटे बाद ही उसने दस्त करने शुरू कर दिए। लगता है मुसीबतों ने मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। परेशान सी सीमा भुनभुना रही थी, लेकिन शाम होते होते फिर से सच धज कर अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गई। डुग्गू को भी डायपर पहना दिया। एक तरफ आजादी की खुली हवा थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों की बेड़ियां भी थी। कभी सीमा पंख पसार कर खुश होती तो अगले ही पल पंख सिकुड़ भी जाते। इसी तरह धूप छांव से दिन निकल रहे थे, लेकिन चैन के दिनों से कहीं लंबी बेचैनियों की रातें होने लगी थी। 2 महीने हो गए, सास ने एक बार भी आकर पोते को नहीं संभाला। बस फोन पर ही हालचाल पूछ लेती थी। जैसे जैसे डुग्गू बड़ा हो रहा था, सीमा के लिए अकेले बच्चे को संभालना दूभर होने लगा। कभी वह रात भर रोता, कभी दूध नहीं पीता। इन दिनों तो न कहीं आना न जाना, न किसी से फोन, न चैटिंग, न कोई सोशल मीडिया पर सक्रियता। ब्यूटी पार्लर की सीट पर बैठे महीनों हो गए। दिन भर डुग्गू और उसके डायपर। उन्नीदी सी सीमा हर समय नींद के अवसर तलाशने लगी थी। अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी न होने से प्रताप भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। खुले आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली सीमा अपने ही
इच्छाओं के घेरे में कैद सी होकर रह गई। आजकल डुग्गू कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है। सारा दिन रिरियाता रहता है। अकेला छोड़ो तो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है। 2 दिन से तो लूज मोशन इतने ज्यादा हो गए कि ड्रिप चढ़वाने की नौबत आ गई। घबराई सी सीमा उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गई। बच्चे के दांत निकल रहे हैं। ऐसे में मसूड़ों में खुजली होने के कारण बच्चों की हर समय कुछ न कुछ चबाने की इच्छा होती है, इसलिए वे कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। इसी से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आप बच्चे को खिलौने में उलझाए रखें। कोशिश करें कि बच्चा अकेला न रहे। डॉक्टर ने उसे कारण बताकर समझाया। हर बार बस मैं ही बुरी कहलाती हूँ। अब साथी कहाँ से लाऊं? बच्चे को अकेले रखने का फैसला भी तो मेरा अपना ही सोच था। सीमा रोमांची हो गई। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मन मर्जी से जीने की ऐठ अभी भी कम नहीं हुई थी। 8 महीने का डुग्गू अब घुटनों के बल चलने लगा था। सोकर उठने के बाद चलना शुरू होता तो फिर चींटी की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेता। घर का वह हर सामान जो उसकी पहुंच में आ जाता, बस उठाया और धम से नीचे। कभी ड्रेसिंग टेबल उसकी जन्म होती तो कभी रसोई के बर्तन, कभी कभी प्रताप के जरूरी कागजात भी उसके हाथों आ जाते। सीमा उसके पीछे पीछे भागती थक जाती, लेकिन डुग्गू सामान गिराता नहीं थकता। क्या करे सीमा, किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं थी। फिर एक दिन सीमा दोपहर में डुग्गू के साथ लेटी थी। गृहस्थी के बोझ से उकताई हुई सीमा जल्द ही खर्राटे भरने लगी। डुग्गू की नींद कब खुली उसे पता ही नहीं चला। पलंग से नीचे उतरने की कोशिश में डुग्गू मुंह पर गिर पड़ा। गिरने के साथ ही पलंग का कोना उसके माथे में लगा और खून निकलने लगा। बच्चे की चीख के साथ सीमा की नींद खुली। बच्चे को खून से लथपथ देखकर सीमा के हाथ पांव फूल गए। तुरंत प्रताप को फोन लगाया और खुद डुग्गू को लेकर डॉक्टर के पास भागी। सिर में गहरी चोट आई है, 4 टाके लगे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस उम्र में बच्चे अधिक चंचल होते हैं, उन्हें हर समय निगरानी में रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर के कहने के साथ ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमसे नहीं बलेगा डुग्गू, माँ को फोन लगाओ। प्रताप उस पर लगभग चिल्ला ही उठा, पर हॉस्पिटल के शिष्टाचार के नाते उसे अपनी जबान पर साइलेंसर लगाना पड़ा। बच्चे की इस हालत के लिए वह सीमा को ही कसूरवार मान रहा था। सीमा ने मोबाइल निकाला और सास का नंबर डायल किया। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर ट्राई करती हूँ। सीमा को उसके ईगो ने बहाने बनाने खूब सिखा दिए थे। सुन निशा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लगता है अब प्रताप अपने माँ पापा को बुलाए बिना नहीं मानेंगे। बता ना क्या करूं, कैसे उन्हें आने से रोकूं? सीमा ने निशा को फोन लगाया और आज के घटनाक्रम का ब्यौरा देने लगी। अरे यार, मैं अपने ससुराल आई हुई हूं, अभी बात नहीं कर सकते। तुम और ससुराल, तुम्हें तो सास ससुर के साथ रहना कभी नहीं सुहाया, फिर अचानक तुम्हारा यह फैसला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब चौंकने की बारी सीमा की थी। हाँ यार, मैं भी तुम्हारी ही श्रेणी में आने वाली हूं ना। तुम्हारी हालत देख देख कर मुझे समझ आ गया कि कुछ दिन का हनीमून पीरियड तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए परिवार से दूर रहने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब निकट भविष्य में उनकी जरूरत पड़ने वाली हो। कहने के अंदाज से ही निशा का स्वार्थ टपक रहा था। सीमा को लगा मानो जिस डाली का वह सहारा लिए बैठी थी उस पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी। अब तक प्रताप अपने माँ पापा को फोन कर चुका था। शाम होते होते दादा दादी अपने पोते के पास थे। डुग्गू को अभी तक सिर्फ अपने माँ पापा के पास रहने का ही अभ्यास था, इसीलिए अजनबी चेहरे को देखते ही वह सीमा की गोद में दुबक गया। लेकिन खून आखिर अपनी तरफ खींचता ही है। थोड़ी ही देर में डुग्गू दादा दादी से घुल मिल गया। रात को भी उन्हीं के साथ सोया। पोते के आगे पीछे भागते भागते दादा दादी के घुटनों का दर्द न जाने कहां गायब हो गया। दूध ब्रेड के सहारे दिन निकालने वाले घर की रसोई दोनों समय पकवानों की खुशबू से महकने लगी। दादी की कोशिशों से डुग्गू ने फीडिंग बोतल छोड़कर गिलास से दूध पीना सीख लिया। दादा की उंगली थामकर डगमग डगमग पग भी भरने लगा था।
सीमा, इस तरह तो तुम हम सबको खिला खिला कर दो बना दोगी। एक शाम प्रताप ने रेज कर कहा तो सीमा निहाल हो गई। तस्वीर के इस दूसरे रुख से मैं अब तक अनजान ही रही। उफ, कितनी बड़ी नासमझ थी। सोच सीमा आत्मग्लानि से भर जाती। बच्चों के साथ 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हमें लौटना चाहिए। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर ससुर जी ने कहा तो सीमा हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी। हाँ, डुगु के साथ मेरा तो जैसे बचपन ही लौट आया था, लेकिन फिर भी बच्चों को उनकी जिंदगी उनके तरीके से जीने देनी चाहिए। ये उनके खेलने खाने के दिन है। उम्र का यह दौर लौटकर थोड़े आता है। सास ने चाय पीकर कप नीचे रखते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाई। लौटना तो है ही, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। मैंने अपना ट्रांसफर फिर अपने होम टाउन करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तब तक आप लोग यहीं रहेंगे अपने परिवार के साथ। प्रताप ने एक रहस्यमय मुस्कान उछाली तो सीमा ने भी उसका साथ दिया। बड़े सयानी सही कहते हैं कि बिस्तर चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, पूरी रात एक करवट नहीं सोया जा सकता। दादी पहले अपने मूल और फिर सूद की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, सुबह के उड़े हुए पंछी शाम को घर लौटते ही हैं। यह अलग बात है कि कभी कभी रात भी हो जाती है, लेकिन लौटते तो अंततः घोंसले में ही है ना। दादा भी मुस्कुरा दिए। डुक्कू अपने पापा की उंगली थामे दादा की बगल में खड़ा था। सुबह, दोपहर और शाम तीनों मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे ठोस आहार लेना शुरू कर दिया। दादा दादी की देखभाल और स्नेह से डुग्गू पहले से ज्यादा खुश और शांत रहने लगा। सीमा अब महसूस करने लगी थी कि उसे तो आजादी चाहिए थी। वह केवल भ्रम थी। एक परिवार का हिस्सा होने का अर्थ केवल जिम्मेदारियों से बचना नहीं, बल्कि सहयोग और सामंजस्य बनाना भी है। सास ससुर के आने से घर का माहौल भी बदल गया। प्रताप और सीमा के बीच धीरे धीरे बातचीत फिर से सामान्य होने लगी। एक शाम जब डुग्गू दादा के साथ खेल रहा था, सीमा ने प्रताप से कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फैसलों में कई गलतियां की। परिवार से अलग रहकर मैं खुश होने का सपना देख रही थी, लेकिन सच तो यह है कि अकेलेपन ने मुझे और थका दिया। प्रताप ने सीमा की बात ध्यान से सुनी और गंभीरता से कहा, शायद हम दोनों को ही चीजों को संतुलित करना सीखना होगा। आजादी और परिवार दोनों का अपना महत्व है, लेकिन साथ मिलकर रहने से ही जिंदगी आसान और खुशनुमा बनती है। उस दिन के बाद सीमा ने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने सास ससुर को समझने और उनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की। सास ने भी सीमा के बदलाव को सराहा और उसे सहयोग देने लगी। धीरे धीरे सीमा ने महसूस किया कि परिवार का स्नेह और समर्थन ही असली खुशी है। उसने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया और रिश्तों को सहेजने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। डुग्गू अब घर का चिराग बन चुका था और पूरे परिवार की खुशियों का केंद्र भी। सीमा ने अब समझ लिया कि रिश्ते निभाने में सामंजस्य, त्याग और समझ की कितनी अहमियत होती है। अंततः वह घर जो कभी सीमा को बंधन लग रहा था, अब उसे अपनी जन्नत लगने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।